सो द टॉपिक इज़ स्टेरिलाइजेशन एंड ये जो सेशन है वो फर्स्ट ईयर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक इन द क्लास एंड now we will have a revision on this topic. So what is sterilization? क्या definition है sterilization की? Sterilization, it is making a surface free from all the microorganisms either in the vegetative or the spore form. सो स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसीजर होता है. इसमें हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सरफेस को या किसी भी मटेरियल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या फिर स्पोर फॉर्म में हो, स्टेरिलाइजेशन उसको किल कर देता है. वेजिटेटिव फॉर्म में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ये कैपेबिलिटी होती है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, बट स्पोर फॉर्म में इट कांट ग्रो और रिप्रोड्यूस. बट अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर नहीं है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, या फिर ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, फिर भी स्पोर की अगर फॉर्म में होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो सर्वाइव कर लेगा. तो वेजिटेटिव फॉर्म में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट फेवरेबल कंडीशंस में ही. जब उसे एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिलेगा, रिक्वायर्ड मॉइस्चर मिलेगा, फेवरेबल कंडीशंस जब मिलती हैं तभी ग्रो और रिप्रोड्यूस करना वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है. बट जो स्पोर फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एबल टू सर्वाइव इन द अनफेवरेबल कंडीशन इफ इट इज इन द स्पोर फॉर्म, बट रिप्रोड्यूस और ग्रो नहीं कर सकता, ओनली सर्वाइव कर सकता है. तो ये जो स्पोर फॉर्म होती है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है केमिकल से, ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है. तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फ्री करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेजिटेटिव फॉर्म में हो या फिर स्पोर फॉर्म में हो. जब हम डिसइंफेक्शन की बात करते हैं तो डिसइंफेक्शन जो होता है ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करता है जो कि वेजिटेटिव फॉर्म में होते हैं. अगर वो स्पोर फॉर्म में है तो डिसइंफेक्शन प्रोसीजर विल नॉट बी एबल टू किल दैम. ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्टेरिलाइजेशन एंड द डिसइंफेक्शन. नाउ स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसेस है, क्या क्या मेथड्स या फिर क्या क्या एजेंट्स है जिससे हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं. हम जो ये पढ़ेंगे हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे. इट मीन्स मेडिसिन फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में. ठीक है, स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं. दो मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड एंड द केमिकल मेथड. फिजिकल मेथड को भी हमने डिवाइड कर रखा है, थर्मल मेथड, रेडिएशन मेथड एंड फिल्ट्रेशन मेथड. एंड केमिकल मेथड को भी डिवाइड कर रखा है, गैसेस एंड द लिक्विड स्टेरिलाइजेशन में. अब इसके बारे में पढ़ते हैं. फिजिकल मेथड्स का मतलब क्या होता है. फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि या तो हम हीट से, या फिर हम फिल्ट्रेशन से, या फिर हम रेडिएशन से, या फिर हम सनलाइट से स्टेरिलाइजेशन करा रहे हैं. मीन्स हम फिजिकल मीन्स का यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो फिजिकल मेथड में अभी हमने पढ़ा था थर्मल मेथड, जिसमें क्या आएगा, हीट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई हीट और हीट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट हीट. ड्राई हीट मीन्स देयर इज नो एनी मॉइस्चर, while in the moist heat there is a steam, there is the moisture along with the heat. Filtration and radiation. Now I told you it is physical method of sterilization involves the use of physical means. It means utilization of heat in the presence or the absence of moisture, application of the radiation or the mechanical filtration, right? So physical methods include sunlight, then heat in the can be in the form of dry heat and the moist heat. Dry heat को भी हमने divide किया, red heat, flaming, incineration and the hot air oven. मॉइस्ट हीट को भी हमने डिवाइड किया है कि टेम्परेचर क्या है, बिलो 100 है, एट 100 है या अबव 100 है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द हीट. देन रेडिएशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन से हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं. नॉन आयनाइजिंग में आता है आपका इंफ्रारेड एंड द यूवी रेज.
और आयनाइजिंग में आता है आपका एक्स रेज एंड द गामा रेज। देन है आपका फिल्ट्रेशन, जिसमें कि डेप्थ फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड द एयर फिल्टर। नाउ केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में हमने फिजिकल मीन्स से हमने स्टेरिलाइजेशन किया। केमिकल मेथड्स में हम केमिकल एजेंट्स का यूज़ करेंगे। ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं ये गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर वो गैस में है तो वी कैन यूज़ द गैसेस लाइक इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो सारी गैसेस हैं दे विल बी एबल टू हेल्प अस टू स्टेरिलाइज। लिक्विड स्टेरिलाइजेशन में हम लिक्विड का यूज़ करेंगे, जैसे कि H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। सो दिस वाज अबाउट द केमिकल एंड द फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो हमने दो मेथड्स पढ़े, फिजिकल मेथड्स एंड द केमिकल मेथड्स। दोनों में डिफरेंस पढ़ा कि फिजिकल मेथड में क्या क्या आता है और केमिकल मेथड में क्या क्या आता है। देन फिजिकल मेथड में भी हम वी कैन डू द हीट, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। ऐसे ही केमिकल मेथड में वी कैन यूज़ गैसेस स्टेरिलाइजेशन एंड द लिक्विड स्टेरिलाइजेशन। नाउ टुडे इस सेशन में हम फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट आपको पता है कि जो सनलाइट होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज देती है। हॉस्पिटल्स में जो लॉन्ड्री होती है, इट मीन्स अगर बेड शीट्स हो गए या फिर पिलो कवर्स हो गए या फिर कर्टेन्स हो गए, आफ्टर वॉशिंग दैम अगर उनको हमें स्टेरिलाइज करना है तो वी कैन पुट दैम अंडर द सनलाइट, राइट। सो यूवी जो रेज होंगी दैट विल हेल्प टू स्टेरिलाइज दैम। बट यस, जो स्टेरिलाइजेशन है बाय सनलाइट करने के लिए एक्सपोजर जो टाइम है वो हाई चाहिए होता है। एक्सपोजर टाइम मीन्स कितनी टाइम के लिए आप बेड शीट्स को सनलाइट में रखोगे, तो दैट एक्सपोजर ऑफ टाइम नीड्स मोर। नेक्स्ट इज हीट। हीट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय हीट? इट कैन बी नेचर ऑफ हीट, हीट कैसी है, ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, टेम्परेचर एंड टाइम, कितने टेम्परेचर के पे रखा है और कितने टाइम के लिए रखा है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है। वेजिटेटिव फॉर्म में है, स्पोर फॉर्म में है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है। नाउ ड्राई हीट के बारे में पढ़ते हैं। ड्राई हीट इंक्लूड रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड द हॉट एयर ओवन। First is red heat. Red heat, it is the process of instant sterilization by holding the instruments in a bunsen flame till they become the red hot. It means हम एक बर्नर लेंगे, बर्नर आपने देखा होगा लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। बर्नर हम लेंगे और जो इंस्ट्रूमेंट जिसको हमें स्टेरिलाइज करना है उसको पकड़ेंगे और उसके फ्लेम के ऊपर करेंगे जब तक कि रेड हॉट ना हो जाए वो, ठीक है। इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरिलाइज करते हैं उनका नाम है इनोकुलेशन लोब्स, वायर्स एंड द फोर्सेप्स का जो पॉइंटेड एंड होता है। तो दिस वाज अबाउट द रेड हीट। रेड हीट में हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करेंगे until they become the red hot. Flaming means exposure of metallic objects, not just the metallic objects, glass objects जैसे glass lights होती हैं उनको भी कर सकते हैं। To flame for some time, थोड़ी टाइम के लिए हम flame में रखेंगे उन्हें। जब where the flame क्या करेगा, microbes और other dust present in the instrument को बर्न कर देगा। आपको पता ही होगा कि अगर हम रेड हॉट को और फ्लेमिंग को डिफरेंस करें तो कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हम इवेलुएट करें तो कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, रेड हीट इज़ मोर इफ़ेक्टिव देन द फ्लेमिंग। फ्लेमिंग करने में द इंस्ट्रूमेंट इज़ डिप्ड इन एल्कोहल और द स्प्रिट बिफोर बर्निंग इट इन अ गैस फ्लेम। अगर आपको गैस फ्लेम में उसे फ्लेम करना है तो आपको या तो उसमें एल्कोहल स्प्रिट, जैसे कि आपका हैंड सैनिटाइज़र होता है, यू कैन यूज़ दैट, उसमें भी अल्कोहल होता है। सो आप क्या करते हो, पहले उसको इंस्ट्रूमेंट को डिप करते हो अल्कोहल में, स्प्रिट में, फिर आप फ्लेम के ऊपर उसे रखते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लेमिंग एंड रेड हीट इज़ मोर इफेक्टिव देन द फ्लेमिंग। फ्लेमिंग हम जैसे कि कल्चर ट्यूब्स होती हैं उनके माउथ को हम कर सकते हैं स्टेरिलाइज
स्कैल्पल्स होते हैं, ग्लास लाइट्स होती हैं, उनको हम कर सकते हैं स्टेरलाइज। नाउ रेड हीट अगर आप देखो इसमें एक लूप है, ऐसे ही वायर्स भी होती हैं, उनको हम कर सकते हैं स्टेरलाइज रेड हीट में। इसमें आप देखो रेड फ्लेम निकल रहा है, तब तक करेंगे जब तक कि रेड हॉट फ्लेम ना हो जाए। फ्लेमिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जो कल्चर ट्यूब है उसके माउथ को किया जा रहा है स्टेरलाइज, राइट। नाउ इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व्स द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर कंटेन्ड इनटू द वेस्ट मटेरियल। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड इंसिनरेशन। जैसे कि आप हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे येलो बैग में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब क्या होता है, इंसिनरेट होता है। उसमें जो आफ्टर बर्निंग इट विल रिमेन इनटू ऐश, ऐश बन जाएगा उसका। एग्जाम्पल क्या है, पैथोलॉजिकल मटेरियल, जैसे कि लेबोरेटरीज में कल्चर मीडिया यूज़ हो रहा है, राइट, तो वो इंसिनरेट कर सकते हैं। एनिमल कार्केसेस मीन्स द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, कंटेमिनेटेड गॉस पीसेस विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, तो वो सब किस में जाता है, इंसिनरेशन में जाता है, जिसमें कि कंबशन किया जाता है, कंबशन हो जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो कि वेस्ट मटेरियल में होता है और फिर ऐश बन जाता है। This is the example, this is the image showing the incinerator. Now hot air oven, hot air oven, ये जो अभी हम ड्राई हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हमने रेड हीट पढ़ा, फ्लेमिंग पढ़ा, इंसिनरेशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन इस तरीके से होता है, इसमें आप देखोगे बहुत सारे शेल्व्स हैं, ऊपर यहाँ पे नॉब्स भी हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नॉब्स होती हैं, थर्मोस्टेट नॉब्स। नाउ इसके हम पार्ट्स अगर देखें तो अगर आप देखोगे सबसे पहले इसमें एक मेटालिक चैम्बर है जो कि स्टील या फिर एल्यूमिनियम का बना होता है ये चैम्बर, ठीक है। आउटर जो केस होता है उसमें थिक लेयर ऑफ ग्लास फाइबर इंसुलेशन होता है। जो आउटर केस है उसमें डबल वॉल्ड है, ठीक है, और जो आउटर केस है वो क्या है, उसमें इंसुलेशन है ग्लास का, ताकि जो अंदर जितनी भी हीट है वो बाहर कंडक्ट ना हो, बाहर ना निकले, और हॉट एयर ओवन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम रखेंगे तो स्टेरलाइज हो जाए। डबल वॉल डोर है, इनर साइड जो है डोर की वो एस्बेस्टॉस गास्केट की बनी है। सिमिलरली क्यों बनी है, इसीलिए बनी है ताकि जो कंडक्शन ऑफ हीट है फ्रॉम इनसाइड ऑफ दिस चैम्बर वो बाहर को ना हो। देन थर्मोमीटर टू चेक द टेम्परेचर, वेंटिलेटर ताकि जो फ्लश आउट हो जाए जो एयर है, देन फैन जो कि सर्कुलेट करेगा हीट को ऑल ओवर द चैम्बर, देन देयर इज़ अ चैम्बर एट द बॉटम इन जिसमें कि हीटिंग एलिमेंट्स फिक्स्ड होता है। सो बेसिकली जो मेन पार्ट्स हैं हॉट एयर ओवन के वो हैं एक मेटालिक चैम्बर जो कि स्टील एल्यूमिनियम का बना है, इसमें इंसुलेशन की एक लेयर होती है, ठीक है, इसमें थर्मामीटर होता है, वेंट होता है, फैन होता है और शेल्व्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द हॉट एयर ओवन। सो ड्राई हीट के बारे में हमने पढ़ ही रहे हैं। ड्राई हीट की जो होती है वो पेनिट्रेबिलिटी गुड है, मतलब कि वो पेनिट्रेट जो है सब्सटेंसेस में अच्छे से कर लेती है और उसका नॉन कोरोसिव नेचर भी है, जिसकी वजह से हम कांच की चीज़ें हों या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लिक्विड, ऐसे पाउडर जो कि नॉन एक्वस होते हैं, जिनको मॉइस्चर वगैरह में रखेंगे की इम्पोर्टेंस नहीं होती है, सो वी कैन यूज़ द ड्राई हीट इन दैट केस। हॉट एयर ओवन में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं स्टरलाइज, ग्लास वेयर्स कर सकते हैं, फोर्सेप्स, सीजर, स्कैल्पर्स, ग्लास सिरिंजेस, स्वैब्स, लिक्विड्स, डस्टिंग पाउडर। तो पाउडर, लिक्विड्स, ये सब हम स्टरलाइज किससे करते हैं, हॉट एयर ओवन से। अब डिपेंड करता है आप क्या टेम्परेचर सेट करते हो, उसके हिसाब से आपको जो टाइम है वो भी लिमिटेड रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 170 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो तो 1 आवर के लिए रखना पड़ेगा, अगर 160 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो तो 2 आवर के लिए, अगर 150 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो तो 150 मिनट्स के लिए, इट इज़ नॉट 150, इट इज़ 130 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो तो 180 मिनट्स के लिए। नाउ क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब आप हॉट एयर ओवन को यूज़ कर रहे होते हो। बिफोर प्लेसिंग द आइटम्स इन द हॉट एयर ओवन ड्राई द ग्लासवेयर्स कम्प्लीटली।
जितने भी कांच के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि आप स्टरलाइज करने के लिए रख रहे हो, उन सबको पहले क्या करना है, ड्राई करके रख देना है। प्लग द टेस्ट ट्यूब्स विद द कॉटन वूल्स, जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उनको कॉटन वूल से क्या कर देना है, प्लग कर देना है। देन रैप द ग्लासवेयर्स इन द पेपर्स, जो कांच की चीज़ें हैं उनको पेपर के साथ लपेट देना है, उसके बाद ही उन्हें अंदर रखना है, ड्राई करना है, पेपर से लपेट देना है, तभी हॉट एयर ओवन में रखना है। ओवरलोड नहीं करना है ओवन को, क्योंकि जितना आप ओवरलोड करोगे उतना स्टरलाइजेशन टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर होनी चाहिए, मटेरियल्स को इस तरीके से रखना है कि जो एयर है वो फ्रीली सर्कुलेट हो, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर अच्छे से हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हॉट एयर ओवन। अभी हमने ड्राई हीट कंप्लीट कर लिया। हमने फिजिकल मेथड्स में सनलाइट पढ़ा, सनलाइट के बाद हमने ड्राई हीट पढ़ा। ड्राई हीट में हमने पढ़ा रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। अब हम हीट में ही मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पढ़ रहे हैं। मॉइस्ट हीट जो स्टरलाइजेशन है, मतलब कि जो हीट है अलॉन्ग विथ मॉइस्चर है ना, उसमें स्टीम भी है। सो हम इसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं उसके हिसाब से स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कहलाता है वो। जैसे कि अगर टेम्परेचर 100 से कम है तो क्या होगा, 100 है तो क्या होगा, और 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अगर टेम्परेचर 100 से कम है तो स्टरलाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें हम मिल्क को बैक्टीरिया से या फिर वायरस से क्या करवाते हैं, फ्री करवाते हैं, है ना। तो ये जो है इट इज़ द फॉर्म ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ मॉइस्ट हीट, ठीक है। इसमें हम टेम्परेचर विच इज़ एम्प्लॉयड इज़ 60 डिग्री सेल्सियस, कम है, बिलो 100 है। 60 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए रखते हैं, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस 20 सेकेंड्स के लिए रखते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे एकदम से इस टेम्परेचर को, और रैपिडली कूल कर देंगे मिल्क को 13 डिग्री सेल्सियस या फिर लोवर पे। सो दिस इज़ द पेस्चराइजेशन, जिसमें आपने मिल्क को क्या करा, एकदम से हॉट किया 60 डिग्री सेल्सियस 72 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर रैपिड कूलिंग कर दी 13 डिग्री सेल्सियस और लोवर पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेस्चराइजेशन ऑफ द मिल्क। नाउ सेकंड इज बॉइलिंग। जो बॉइलिंग है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो या तो आप क्या करो 100 डिग्री सेल्सियस पे 90 मिनट्स के लिए रख दो, या फिर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 45 मिनट्स के लिए रखो, और ये आपको 3 दिन लगातार करना है, जिस मेथड को हम बोलते हैं टिंडलाइजेशन। ओके, नाउ ये है आपका बॉयलर, ठीक है, स्टीमर जिसको हम बोलते हैं एनोल्ड स्टीमर। सो इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, देयर इज़ अ डिस्चार्ज टैप, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, लिड, perforated tray, articles are placed over the perforated tray, then water, then heating element. So these are the parts of the hot air oven. Sorry, these are the parts of the Arnold steamer. So इसमें प्रेशर गेज है, जिसमें पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है। एक लिड होती है जिसको आप ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। एक डिस्चार्ज टैप है, जिससे अंदर की जो हीट है वो बाहर निकलेगी। नीचे अगर आप देखोगे तो वाटर है, वाटर में हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, जिससे जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है। एक ट्रे है, इस ट्रे में हम आर्टिकल्स रखते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एनोल्ड स्टीमर। को और एनोल्ड स्टीम स्टरलाइजर और स्टीमर, एक वर्टिकल मेटल सिलेंडर होता है, रिमूवेबल लिड होती है। देयर इज़ अ स्मॉल आउटलेट फॉर द स्टीम escape, और बॉटम में इट कंटेन्स द वाटर विच इज़ heated up. Water above the water level there is a tray and articles are placed on that tray. Now this is very important. Frequent opening of the steamer should be minimized because the air permitted into the steamer ultimately interfere with the sterilization. So basically अगर आप फ्रीकेंट ओपनिंग स्टीमर की आप एकदम से ज़्यादा बार उसे ओपन करते हो, खोलते हो, फिर बंद करते हो, तो उससे स्टरलाइजेशन प्रोसीजर अच्छे से नहीं होगा। आज हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन, स्टरलाइजेशन का क्या मतलब है। 2 मेथड्स पढ़े स्टरलाइजेशन के, फिजिकल मेथड एंड द केमिकल मेथड।
इस सेशन में हमने ये पढ़ा कि फिज़िकल मेथड्स में क्या क्या आता है। इसमें हमने सनलाइट पढ़ा, हीट पढ़ा, हीट में भी हमने ड्राई हीट एंड द मॉइस्ट हीट पढ़ा। ड्राई हीट के हमने पार्ट्स पढ़े, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनेशन, हॉट एयर ओवन। एंड मॉइस्ट हीट में हमने पास्चराइजेशन एंड द बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।